Hello friends, welcome to Ashish Tiwari YouTube channel. My name is Muskan and I hope that you all are doing well. Through this channel, I have brought for all of you a video lecture series which is based on the important book named Education in Contemporary India of the first semester of BA program subject. ओके नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। मैं आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल से। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आई होप और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जो हमारे सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट बुक सब्जेक्ट है समकालीन भारत में शिक्षा, इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इफ़ यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम ड्यू सोल रेगुलर एंड किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो देन दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो वी विल एक्सप्लेन एवरी चैप्टर इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड आल्सो डिस्कस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम लोग सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हर चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो if you want to understand your soul regular and any other subject easily, so to subscribe our channel and like our the video and don't forget share with your friends. Okay, तो let's start the video. तो आज की इस वीडियो की हम बात करते हैं, ये हमारी थर्ड वीडियो रहने वाली है सब्जेक्ट की। चैप्टर नंबर 3 है एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा और मानव विकास के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें इस चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है। तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ मीन्स टू गेन नॉलेज बट ए बेस फॉर अ सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज आर इंस्टिल्स फॉर बिल्डिंग अ प्रोस्पेरस सोसाइटी। तो शिक्षा केवल ये बोल रहे हैं कि जो शिक्षा है वो केवल ज्ञान सिर्फ नॉलेज लेने का एक तरीका नहीं होता, उसका माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अंदर एक सामाजिक और एक आर्थिक और मानसिक रूप से उसका विकास भी करता है। आप स्कूल जाते हो तो आपके स्कूल जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ पे जो आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। आप वहाँ पे स्कूल में जाते हो क्या एक अच्छे इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, कैसे हमें बिहेव करना है सबके साथ, किस तरह से लोगों से बात करनी है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो यही बताया कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को ये बताता है कि सामाजिक, आर्थिक और जो मानसिक रूप से उसके विकास का आधार होता है हमारा स्कूल। तो लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षाएं, इन सभी नीतियों से समृद्ध एक समाज के निर्माण का संभव होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे ये बेटर होंगी तो हमें अच्छे से समाज में हम उस अच्छे से समाज का हम निर्माण करना संभव हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मानव विकास की। अभी हमने मानव शिक्षा और मानव विकास के इंट्रोडक्शन प्रस्तावना के बारे में पढ़ा है। अब बात करेंगे मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, Human development. So, human development means providing a people with opportunities to live a better, longer, and creative life. तो it's considered for 3 key points. तो मानव विकास का मतलब ये है कि लोगों को एक बेहतर, एक लंबा और एक रचनात्मक जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान करना, जिसमें हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये 3 मुख्य घटकों पे निर्भर करती हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसको देख लेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी एच डी आई की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो एच डी आई इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। तो एच डी आई है वो 3 फैक्टरों पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं। तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा, और एजुकेशन एवरेज एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो शिक्षा औसत और अपेक्षित स्कूली वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये जो एच डी आई है, मतलब भारत की जो एच डी आई रैंकिंग है, वो समय के साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन जो शिक्षा और जो लैंगिक असमानता है वो शिक्षा औसत और अपेक्षित स्कूली वर्ष के बारे में बताएंगे, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के बारे में। और जो हमारी जो एचसीआई रैंकिंग है, समय के साथ इसके अंदर सुधार हुआ है, लेकिन जो शिक्षा और जो लैंगिक असमानता है वो भी हमारे सामने अभी एक बड़ी चुनौती मिलकर तो सामने आई है। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो अभी तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे डिटेल्स में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है एजुकेशन एवरेज एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग।
तो एवरेज ईयर ऑफ द स्कूलिंग मेजर्स इज द मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव बाय द पीपल एज 25 एंड ओल्डर। तो इसमें यही बताया कि जो हमारी औसत स्कूली वर्ष का क्या मतलब होता है कि 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा के जो वर्षों का औसत है वो बताती है। तो प्रत्याशित स्कूली वर्ष ये हमें दिखाते हैं कि वर्तमान नामांकन दर को मानते हुए स्कूल में प्रवेश करने वाला जो बच्चा है वो कुल कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। ठीक है, तो expected years of the schooling indicate the total year of education a child entering the school can expect to receive, assuming current enrollment trends to continue. Okay, ये बात की हमने एजुकेशन एवरेज एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर कैपिटा नेशनल इनकम के बारे में। तो पर कैपिटा नेशनल इनकम इज द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है वो किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या के विभाजन पर ही प्राप्त होती है। तो ये जो है ये इट इंडिकेट्स द एवरेज इनकम earned per person एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। तो ये प्रति व्यक्ति जो औसत आय को हमें दिखाती है कि नागरिकों की जो आर्थिक स्तर है उसको मापने का एक जरिया होता है, उसके लिए यूज की जाती है। और जो अधिक प्रति व्यक्ति आय आमतौर पर बेहतर जीवन स्तर का भी एक संकेत देती है। तो हायर पर कैपिटा इनकम जनरली रिफ्लेक्ट द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी तो आप एक बेटर लाइफ जी सकते हो। ठीक है, तो बस इसमें ये 3 चीज़ों को बताया गया है। हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं लिंग के संकेतों की स्थिति। तो स्टेटस ऑफ द जनरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टेटस ऑफ द जनरल इंडिकेटर्स, तो गर्ल्स एंड वुमेन्स इन इंडिया स्टिल हैव लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भारत में जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो ये चीजें हैं ना ये इनकी पहुंच तक सीमित है। ठीक है, enrollment in a primary education has increased but decline are seen at the secondary and higher education level। तो प्राथमिक शिक्षा में दाखिले की जो संख्या है वो तो इनकी बढ़ गई है, लेकिन जो माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा है उसमें इनकी गिरावटें देखी जा रही हैं। तो उसमें उनकी अभी पक्ष मतलब इनकी उपलब्धियां नहीं बढ़ी हैं। तो अभी उनके दाखिले की जो संख्या है वो अभी तक नहीं बढ़ी है, किसमें, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अंदर। प्राथमिक लेवल पे उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लेवल पे अभी वो लोग उनके दाखिले स्टार्ट में उनकी पहुंच वहां तक नहीं आई है। तो सोशल ऑब्स्टिकल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वर्क्स एंड सेफ्टी कंसर्न्स आर द मेन रीजन। तो जो सामाजिक रुकावटें हैं जैसे बाल विवाह हो गया और घरेलू कामकाज हो गए, सुरक्षा की चिंता, ये सारे जो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से वो अपनी जो एजुकेशन है, जो उनकी शिक्षा है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये उनकी शिक्षा के बीच में बाधा बनने मतलब रुकावट बन रहे हैं। तो विदाउट एलिमिनेटिंग जेंडर इनक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो लैंगिक असमानता को दूर किए बिना मानव, तो जब तक लैंगिक मतलब दोनों के बीच में भेदभाव चल रहा है कि पुरुषों के लिए अलग है, स्त्रियों मतलब पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग चीज है। तो जब तक हम लैंगिक समानता को हम क्लियर नहीं करेंगे, उसको ठीक से नहीं बताएंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है। तो इसके बिना मानव विकास भी अधूरा ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम। ठीक है, तो जो कक्षा में जो लैंगिक जो भेदभाव हो रहा है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो टीचर्स बिहेवियर ऑफन द फेवर बॉयज। तो जो शिक्षक हैं उनका व्यवहार लड़कों के पक्ष में ज्यादा झुका रहता है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स या वुमेन्स। ठीक है, गर्ल्स आर द डिस्करेज फ्रॉम द स्पीकिंग और आस्किंग द क्वेश्चन। तो लड़कियों को कम बोलने और प्रश्न ना पूछने के लिए तो मतलब उनको उत्साहित किया जाता है कि उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, उनकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम में यही होता था कि लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता, गर्ल्स पे इतना ध्यान नहीं जाता। वो प्राइमरी लेवल पे वो पढ़ रही थी लेकिन उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, लड़कों पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ओल्ड बिलीफ अबाउट जेंडर रूल्स आर द रीइंफोर्स्ड इन द टेक्स्ट बुक्स इंस्टीट्यूशन। तो पाठ्य पुस्तकें और चित्रों में जो लैंगिक जो भूमिका है वो पुरानी धारणाओं मतलब जो हमारी जो उस टाइम की जो स्कूलिंग मतलब बुक होती थी जिससे वो पढ़ते थे, तो उसमें क्या है जो जो पुरानी धारणाएं थी लैंगिक जो भूमिका है उसको बार बार दिखाया जाता था। तो लैक ऑफ द टॉयलेट्स एंड सेफ्टी इन स्कूल्स आर द मेजर रीजन फॉर द गर्ल्स ड्रॉप आउट।
तो स्कूल में शौचालय की कमी होना और सुरक्षा भी लड़कियों के ड्रॉप आउट, लड़कों को स्कूल छोड़ने का ये भी एक मुख्य कारण के रूप में साबित हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग अ वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के जो विभिन्न स्तर है यहाँ को इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इमोशनल सिक्योरिटी आर स्टिल। तो प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था है तो उसमें पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल और भावनात्मक सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ द आंगनवाड़ी इज सेंट्रल इज क्रूशियल। तो आंगनवाड़ी और इसलिए जो केंद्र है ना ये अपनी गुणवत्ता साबित करने में बहुत महत्वपूर्ण अपनी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन तो हाई एनरोलमेंट बट आल्सो हाई ड्रॉप आउट। तो अधिकतम नामांकन लेकिन ड्रॉप आउट भी बहुत अधिक होते हैं। उसके कारण क्या थे? स्कूलिंग की बात करें तो वहाँ पे जो शौचालय है वहाँ के वो बिल्कुल साफ नहीं थे, जो लड़कियों की सुरक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से ड्रॉप आउट की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रही थी। तो टीचर्स एब्सेंसेस, डिस्टेंस एंड सोशल कस्टम्स आर द की प्रॉब्लम्स। तो शिक्षक की अनुपस्थिति, दूरी और सामाजिक जो रूढ़ियां हैं ये सारी जो मुख्य समस्याएं थी ड्रॉप आउट करने की लड़कियों की प्राइमरी लेवल में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन में इस स्तर पर जो लड़कियां हैं वो शिक्षा से बाहर हो जाती हैं। तो प्राइमरी लेवल पे तो वो कर लेती हैं लेकिन जो सेकेंडरी लेवल है वो इस टाइम तक वो अपना ड्रॉप आउट होता है, इस शिक्षा के अंदर से वो बाहर हो जाती हैं, ड्रॉप आउट कर लेती हैं। तो few schools longer distance and a fear of the gender based violence increase drop out rates। तो स्कूलों की जो संख्या है वो कम है, दूरी ज्यादा है, लैंगिक हिंसा की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, स्कूल कम होते थे और अगर स्कूल है भी तो बहुत ज्यादा दूर दूर दूरियों पे है, इसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं करती हैं। और जनरली मतलब जनरली जो वायलेंस हो रहा है वो भी आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, लैंगिक समानता का आधार नहीं बनाया गया, दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। ये भी काफी कारण उनका ड्रॉप आउट करने का सेकेंडरी लेवल में। अब सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, सामाजिक दबाव और विवाह की जो अपेक्षा है वो लड़कियों की शिक्षा में बाधा बन जाती है। तो सोशल प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैरिज। अब जैसे पहले टाइम जैसे आपने पहले सुना भी होगा कि पहले ये बोलते थे कि गर्ल्स पढ़ कर क्या करेंगी, उनकी तो शादी हो जाएगी। तो उस टाइम में यही होता था कि इनको पढ़ के क्या करना है, एट द एंड इनकी शादी होनी है, इनको सारे घर के काम ही करना है। तो जो सामाजिक जो दबाव था और विवाह की जो अपेक्षा है वो लड़कियों की शिक्षा में ये चीज भी बाधा बन रही थी। तो पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्निकली सब्जेक्ट इज अ लो अमंग द गर्ल्स। तो विज्ञान और तकनीकी जैसे विषय में लड़कियों की जो भागीदारी है वो कम होती गई है क्योंकि उस टाइम में वो लोग ड्रॉप आउट कर लेते थे। इन सभी कारणों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ती थी। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज एज इंक्रीज्ड। तो उच्च शिक्षा से कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ी है, लेकिन जो जो विषय चयन है उसमें अब भी अंतर दिया गया है, वो देखते हैं। तो बट द जेंडर गैप इन सब्जेक्ट चॉइस रिमेन्स। ठीक है, तो इन स्ट्रीम जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वुमेन रिप्रेजेंटेड इज लिमिटेड। तो स्ट्रीम जैसे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग जैसे गणित, इन सब में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व उनकी जो हिस्सेदारी है वो एक सीमित तरीके से इसके अंदर शामिल हुई है। अब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो हमें एजुकेशनली कुछ राइट्स दिए गए हैं, शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 2009 की मुख्य विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें क्या है, द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन एज 16 to 14 ईयर्स। तो इसमें ये बताया डिसाइड किया गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार मिलेगा। और निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गारंटी ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज लाइक बुक्स, यूनिफॉर्म, मिड डे मील एंड टॉयलेट। तो स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी जैसे पुस्तकें उनको दी जाएंगी, ड्रेस उनके लिए ड्रेस की सुविधाएं की जाएगी और मध्याह्न मतलब मिड डे मील में जो स्कूलों में जो मिड डे मील का खाना मिलता है वो उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, शौचालय की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की उपलब्धियां की जाएगी। राइट टू एजुकेशन में ये सब चीज़ों को देखा गया था। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो इज फिक्स्ड। तो जो शिक्षक है
शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो अनिवार्य अनुपात है वो भी तय किया जाएगा। तो नीड्स फॉर द राइट टू द एजुकेशन एक्ट, तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसकी आवश्यकता। तो एजुकेशन इज द की टू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, शिक्षा और सामाजिक जो न्याय है उसमें समानता की एक कुंजी बन गई है। तो इज द लॉ द कनेक्टेड डिप्राइव्ड सेक्शन टू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, तो ये जो अधिनियम है ये वंचित वर्गों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का भी एक माध्यम बन गया कि उन लोगों को भी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिला था इसके माध्यम से। तो हेल्प्स इन द एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो इसने किस में हेल्प की थी हमारी बाल श्रम में, बाल विवाह में, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं इसका। तो विदाउट improving quality, accessibility and inclusiveness of the education, human development is not a possible। तो शिक्षा की गुणवत्ता है वो पहुंच और समावेशिता को बढ़ाए बिना मानव विकास को संभव बनाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन टू गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इसेंशियल फॉर द सोशल प्रोग्रेस, तो बालिकाएं और जो वंचित वर्ग के हैं उस शिक्षा में समान अवसर देना सामाजिक, ठीक है, सामाजिक प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। द राइट टू द एजुकेशन एक्ट इज a historic step but implementation needs improvement। तो यही बात करेंगे, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो एक ऐसी ऐतिहासिक कदम था जिसके अंदर जो क्रियान्वयन में सुधार की इसमें आवश्यकताओं को देखा गया है। ठीक है, अब तो ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी का अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके दे दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ये नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप नोट्स के लिए पूछ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और आगे की वीडियो के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।